नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अपनी आगे की कक्षा केमिस्ट्री ऑफ फायर का पार्ट 4। पिछली क्लास में अपन ने ताप के बारे में पढ़ा था कि ताप क्या होता है, ताप के मात्रक क्या होते हैं, ताप के SI इकाई क्या होती है। इन सब के बारे में अपन पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे तापमान के बारे में। सबसे पहली बात आती है तापमान होता कैसा है, जिसके बारे में थोड़ा सा जान लिया था, लेकिन वापस जानते हैं ताप होता क्या। कोई भी पदार्थ है, उसकी जो ऊष्मा की माप है, मतलब उसके जो ताप की माप है, वही तापमान कहलाती है। वही क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। तापमान देखो क्या होता है, वैसे देखें तो जैसे अपन किसी पदार्थ को छूते हैं, कोई पदार्थ गर्म है या ठंडी है, ये उसके तापमान को दर्शाता है। मतलब किसी पदार्थ का गर्म या ठंडा होना उसके तापमान को दर्शाता है। देखो, पदार्थ की ऊष्मा की माप को तापमान कहते हैं। कोई पदार्थ कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसका जिस माप लिया जाता है और उसको जब दर्शाया जाता है तो वो तापमान कहलाता है। देखो, तापमान की अगर इकाई मात्रक की बात करें, इकाई की बात करें, तो तापमान की इकाई सेल्सियस भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है, र्यूमर भी होती है और केल्विन भी होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है अपनी, वो सेल्सियस के अंदर होता है। सेल्सियस में वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं। फ़ारेनहाइट का भी प्रयोग किया जाता है, र्यूमर होता है और केल्विन होता है। अब देखो, जैसे ताप की SI इकाई जूल होती है, उसी प्रकार तापमान की SI इकाई केल्विन होती है। तापमान की SI इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। तो अपन को ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ताप की SI इकाई जूल होती है और तापमान की SI इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। और वैसे देखें अगर तापमान की इकाई, तो क्या होता है? तापमान की इकाई मात्रक, मतलब मापने की जो इकाई होती है, सेल्सियस में होती है, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन, ये होती है। अब देखो, ताप मापते किससे हैं? ताप मापा जाता है तापमापी या थर्मामीटर द्वारा। ताप मापा जाता है तापमापी या थर्मामीटर द्वारा। और तापमापी या थर्मामीटर में क्या भरा होता है? पारा या एल्कोहल भरा होता है। और जो एल्कोहल भरा होता है द्रव्य रूप में होता है। और इसका जो प्रसार होता है, जब इसको ताप मापा जाता है तो इसके जो द्रव्य के अंदर जो पारा है, एल्कोहल दोनों होते हैं, उनमें प्रसार होता है। उसी प्रसार से ताप का माप किया जाता है। अब देखो, जो तापमान अपन जो मापते हैं, इसको मापने के लिए क्या करते हैं? देखो, प्रत्येक जो पैमाना होता है उसमें दो बिंदु लिए जाते हैं। एक लिया जाता है उसका जमने का बिंदु, जिसको हिमांक या आइस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो तो उसका ज्वलनांक, या जिसको बोलते हैं स्टीम पॉइंट, या इसको भाप बिंदु भी अपन बोल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिसमें जमने का काम होता है, दूसरे पे क्या होता है? उबलता है। अब देखो, चारों का देखते हैं। जैसे सेल्सियस है, तो सेल्सियस का 0 डिग्री क्या होता है? हिमांक। और 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्या होता है? मतलब भाप बिंदु होता है। सेल्सियस के बाद में बात आती है फ़ारेनहाइट की। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तो क्या होता है? उसका हिमांक बिंदु होता है। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका भाप बिंदु होता है। इसी तरह अगर र्यूमर की देखें, ये देखो, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और र्यूमर पैमाना। र्यूमर पैमाने में 0 डिग्री आर र्यूमर का मात्रक होता है, आर, और ज्वलनांक होता है इसका 80 डिग्री आर। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर। इसके बाद में आता है केल्विन। केल्विन पैमाने में क्या होता है? 273 डिग्री और 373 डिग्री के इसका मात्रक होता है। मतलब ये इसका हिमांक बिंदु हो गए चारों के, ये इसके ज्वलनांक बिंदु हो गए। अब देखो, ये जो 0 से, मतलब सेल्सियस की अपन बात करते हैं, तो 0 से 100 डिग्री के बीच में जो ये 1, 2 ऐसे करके जो 100 भाग हैं, तो प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहा जाता है। ये याद रखने की बात है। प्रत्येक का देखो, मोस्टली अपन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में पढ़ते हैं। और केल्विन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है कि केल्विन क्या होता है? तापमान की SI इकाई केल्विन होती है। याद रखने की बात है। ताप की SI इकाई जूल है, तो तापमान की SI इकाई केल्विन होती है।
ये दोनों ही इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन, दोनों ही इम्पोर्टेंट बनते हैं एग्जाम के लिहाज से। इस टॉपिक में ये दोनों में से अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो देखो तापमान सेल्सियस पैमाना, फारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना और केल्विन पैमाना। सेल्सियस में 0 डिग्री हिमांक होता है, 100 डिग्री उसका सेल्सियस मतलब भाप बिंदु होता है। फारेनहाइट पैमाने की बात करते हैं तो 32 डिग्री फारेनहाइट उसका हिमांक बिंदु होता है और 212 डिग्री फारेनहाइट उसका ज्वलनांक बिंदु होता है। फिर र्यूमर पैमाने की बात करते हैं तो 0 डिग्री र्यूमर उसका हिमांक और 80 डिग्री र्यूमर उसका ज्वलनांक या भाप बिंदु होता है। फिर केल्विन पैमाने की बात करते हैं तो 273 डिग्री केल्विन तो उसका हिमांक बिंदु होता है और 373 डिग्री केल्विन उसका ज्वलनांक बिंदु होता है। तो ये था पैमाने के अंदर हिमांक और ज्वलनांक जो अपन डिसाइड करते हैं, फिर इन्हीं के हिसाब से भी टेम्परेचर ज्ञात किया जाता है। तो देखो अब अपन बात करते हैं इसके आगे, पैमानों की अपनी बात हो गई। अब देखो जो दो पैमाने हैं अपने, एक तो सेल्सियस और दूसरा है फारेनहाइट, इनमें समानता कब होती है, ये दोनों समान कब होते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सेल्सियस व फारेनहाइट पैमाने का मान क्या होता है, समान होता है। ये भी याद रखने वाली बात है कि -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सेल्सियस व फारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। मतलब ये -40 डिग्री हो जाता है तो दोनों का मान क्या हो जाता है, समान हो जाता है, चाहे वो सेल्सियस पैमाना हो चाहे वो फारेनहाइट पैमाना हो। -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस व फारेनहाइट पैमाने का मान क्या हो जाता है, समान हो जाता है। बस ये लाइन याद रखने की है। अब देखो अगली बात जो अपने एग्जाम के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है, उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जैसे फारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना, फारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना और सेल्सियस से, देखो सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलना। देखो इन दोनों के लिए एक ही सूत्र काम में आता है, लेकिन अपन पहले सूत्र बनाएंगे, उसके बाद में उसको प्रयोग में लेंगे और फिर ही उस सूत्र को याद करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सूत्र बनाना है तो कैसे बनाएंगे अपन। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सूत्र किसका बनाना है, फारेनहाइट से सेल्सियस और सेल्सियस से फारेनहाइट कैसे ज्ञात करते हैं। देखो दो पैमाने लेते हैं, मतलब थर्मामीटर लिए अपन ने, ये दो थर्मामीटर हो गए, एक में फारेनहाइट पैमाने का और एक सेंटीग्रेड पैमाने का। सेंटीग्रेड वाला का 0 डिग्री हिमांक हो गया और 100 डिग्री उसका भाप बिंदु हो गया। इसका 32 डिग्री हो गया और 212 डिग्री हो गया। मतलब ये सेल्सियस पैमाने का मान हो गया और ये फारेनहाइट पैमाने का मान हो गया। अब देखो अपन करते हैं इसका वो बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूले के लिए देखो सेल्सियस हो गया और फारेनहाइट हो गया एक तरफ। सेल्सियस का अधिकतम मान कितना, मतलब ज्वलनांक बिंदु होता है 100 डिग्री और हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री। फारेनहाइट का ज्वलनांक बिंदु 212 डिग्री और 32 डिग्री उसका हिमांक बिंदु होता है। ठीक है। अब देखो ये सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर कब होंगे, अगर फारेनहाइट, देखो सेल्सियस तो स्टार्ट हो रहा है 0 से, फारेनहाइट स्टार्ट हो रहा है 32 डिग्री से। तो अगर फारेनहाइट -32 कर देंगे तो क्या होगा, वो इसके बराबर होगा और बराबर में अपन को क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है। कहने का मतलब सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर कब होंगे, जो फारेनहाइट में से -32 करेंगे। और अगर सेल्सियस को फिर 32 में बदलना होता है तो क्या करेंगे, प्लस, मतलब जो मान लो सेल्सियस है उसको फारेनहाइट में बदलना है तो +32 करना पड़ेगा, और फारेनहाइट को अगर सेल्सियस में बदलना है तो -32 करना पड़ेगा। अब देखो क्या करेंगे, सेल्सियस 100 में से 0 गया 100 इक्वल टू फारेनहाइट -32, 212 में से 32 गया, कितना बचा 180, 5 बार चला गया 20 से, ये 9 बार चला गया। तो इसको संक्षिप्त में करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये हो गया सूत्र किसका, फारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस से फारेनहाइट ज्ञात करने का। अब देखो इधर अपन ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे। देखो जैसे मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है, मानव शरीर का तापमान होता है,
और इस तापमान को अपन क्या करते हैं, देखो 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर ये 21 डिग्री पे आ जाता है तो भी इंसान को खतरा होता है, और अगर ये 41 पे चला जाता है तो भी इंसान की बॉडी को खतरा समझा जाता है। अपन को उससे नहीं, अपन को ये देखना कि नॉर्मल 37 डिग्री होता है। अब इसको फ़ारेनहाइट में अगर ज्ञात करते तो कितना होगा। देखो क्या ज्ञात करना है अपन को, फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है। फॉर्मूला अपना ये है, दिया हुआ क्या है, पहले क्या लिखना है, C बटा और सेल्सियस बटा 5। तो सेल्सियस कितना है 37/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट में से 32 निकालना है, और नीचे क्या होता है ये। ज्ञात क्या करना है अपन को, ये फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये अकेला 9 है, इसको कहाँ लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे। अगर प्लस इसको मतलब देखो ये इधर क्या है, इधर क्या है, ये मतलब भाग की जगह है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 इक्वल टू 9 यही होगा। फिर देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, और ये देखो इक्वल टू के इधर -32 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा +32, और क्या ज्ञात कर लेंगे फिर, फ़ारेनहाइट ज्ञात कर लेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करो इनको, देखिए 333 और यही आता है क्या, देखिए करो, देखिए 5 से करोगे तो 36, 6 और 6, हाँ सही है। फिर 66.6 + 32 बराबर 98.6 फ़ारेनहाइट, यही इसका आंसर आएगा। इसी फॉर्मूले से अपन ने इसका आंसर निकाला है। तो ये थे तापमान नापने के पैमाने। अब अपन क्या देखेंगे, देखो आगे की क्लास में इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखो जैसे अभी अपन ने तापमान पढ़ लिया, तापमान के पैमाने पढ़ लिए, और अब पढ़ते हैं तापीय प्रसार, तापमान का प्रभाव। मतलब तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है, क्या पढ़ेंगे, तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है। देखो तापमान के प्रभाव की बात करें अपन, तो कोई भी पदार्थ हो उस पर तापमान, सबसे पहले उसके आयतन में वृद्धि होती है। क्या होती है, उसके आयतन में परिवर्तन होता है। जब भी किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो आयतन बढ़ता है, और जब वो वापस ठंडा होता है तो उसका आयतन घटता है। फिर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, मतलब अगर द्रव्य को गर्म करोगे गैस में बदलेगा, ठोस को गर्म करोगे द्रव्य में बदलेगा, वापस ठंडा करोगे तो द्रव्य ठोस में बदल जाएगा, और गैस जो भाप होती है, वाष्प होती है, उसको ठंडा करने पर वापस तरल में बदल जाती है। फिर आता है रंग में परिवर्तन। अत्यधिक ताप देने पर किसी वस्तु का क्या हो जाता है, रंग बदल जाता है। आकार हो गया, स्थिति हो गई, रंग हो गई, आयतन हो, आकार में भी परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, आकार में भी परिवर्तन होता है ताप की मात्रा से। और एक जो मेन इम्पोर्टेंट वाला है वो थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है। अब बात करते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है, एक नया वर्ड है, बाकी तो सब देखो नाम से ही है। आयतन, आयतन किसी को, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में परिवर्तन होगा। स्थिति, द्रव्य से ठोस से द्रव्य में बदल जाता है, रंग चेंज हो जाता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है, थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ये देखो थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव है, इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई दो अलग अलग धातुओं के तार हैं, इनको एक बिंदु पे जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे इनको ताप दिया जाता है। किसी ताप के स्रोत से क्या किया जाता है, इसको ताप दिया जाता है। तो ताप की वजह से क्या होता है, ये जो दोनों सिरे हैं उनमें क्या उत्पन्न हो जाती है, विभव मान सकते हो, या मान सकते हो कि इसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, और यही क्या कहलाता है, थर्मो इलेक्ट्रिक। थर्मो इलेक्ट्रिक को देखो ताप विद्युत भी कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, ताप विद्युत। थर्मो इलेक्ट्रिक को ताप विद्युत भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से ये थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव ताप की वजह से उत्पन्न होता है। अब देखो इसके बाद में अपनी आगे के टॉपिक लेते हैं, तो वो होता है, देखो तापमान अपन ने पढ़ लिया, तापमान का पैमाना पढ़ लिया, तापमान का प्रभाव पढ़ लिया, और अपना लास्ट टॉपिक होता है तापमान का प्रसार। मतलब तापीय प्रसार क्या होता है। देखो ये तापीय प्रसार होता है, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में अलग अलग होता है। अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं ठोस पदार्थों की, तो देखो ठोस पदार्थों में तापीय प्रसार, ठोस पदार्थों में तापीय प्रसार, देखो पहला प्रसार होता है रेखीय, दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार, और तीसरा होता है आयतन प्रसार। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। देखो रेखीय प्रसार में क्या होता है, जैसे मान लो कोई लोहे की या किसी भी धातु की छड़ होती है, उस छड़ को जब ताप दिया जाता है तो वो अपनी मोटाई के बजाय किधर और बढ़ती है, लंबाई की ओर बढ़ती है। मतलब चौड़ाई और मोटाई में न बढ़ के किस में बढ़ती है, लंबाई में बढ़ती है। मतलब किसी छड़ या किसी धातु का
ताप मिलने पर लंबाई में बढ़ना, उसका कौन सा प्रसार होता है? रेखीय प्रसार, मतलब लंबाई में, छड़ का लंबाई में बढ़ना किसका उदाहरण होता है? छड़ का ताप मिलने पर लंबाई में बढ़ना, या मतलब छड़ की लंबाई का बढ़ना क्या होता है? रेखीय प्रसार रहता है। अब देखो क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार जैसे कोई आयताकार वस्तु है, उसको गर्म किया जाता है, उसको लंबाई और उसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में जब उसके बदलाव होता है या प्रसार होता है तो उसको क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। और आयतन में क्या होता है? देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों में क्या होता है? प्रसार होता है। और जब तीनों में प्रसार होता है तो कौन सा प्रसार होता है? आयतन प्रसार होता है। यही है नॉर्मल छोटा सा पॉइंट ठोस पदार्थों में तापीय प्रसार। अब इसके बाद में देखो ठोस की जगह अगर द्रव पदार्थों की बात करते हैं तो भी दो तरह के प्रसार होते हैं इनमें, एक होता है आभासी और दूसरा होता है वास्तविक। पहला कौन सा होता है? आभासी प्रसार, और दूसरा कौन सा होता है? वास्तविक प्रसार। देखो अगर किसी द्रव पदार्थ का ताप अगर बर्तन को ध्यान में रखते हुए नहीं नापा जाता, मतलब बर्तन को ध्यान में न रखते हुए अगर किसी द्रव पदार्थ का प्रसार मापा जाता है तो आभासी कहलाता है। और अगर बर्तन को ध्यान में रखते हुए उसका प्रसार मापा जाता है तो कौन सा प्रसार होता है? वास्तविक प्रसार होता है। बस यही होता है, दोनों में फर्क और कुछ नहीं। आभासी मतलब अंदाज से, और वास्तविक मतलब जो एक्चुअल होता है, वो शब्दों से दोनों चीज़ें अपने आप डिफाइन हो रही है। इसके बाद में देखो आता है गैसुआ, गैसों का। तो देखो गैसों का सीधी सी बात है, गैस को गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा और ठंडी होगी तो आयतन कम होगा, यही इसका प्रसार कहलाता है। तो इसी के साथ अपने जो तापमान नाम से अपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, मतलब आज की क्लास में तापमान के बारे में जानने का प्रयास किया था, वो अपनी जानकारी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है जो परीक्षा के लिहाज से उपयोगी थी। अब आज की क्लास में अपन इतना ही लेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही कोई नई वीडियो इसमें डाला जाएगा आपके पास तुरंत उसका